हेलो हेलो गाइस लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपको दोस्त अभिनव, लेके आ चुका हूं आपके लिए एक और नई वीडियो गाइस। क्लास 9th ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन क्लास ही गाइस। तो गाइस इस वाले वीडियो में हम लोग अपना करेंगे साइंस का पहला चैप्टर, जो कि है फिजिक्स का पहला चैप्टर। क्या? मोशन। अब गाइस आप लोग को पता होगा मोशन क्या होता है गाइस। समझिए, ये एक बॉक्स है, ये एक टेबल पे रखा है। समझिए, टेबल पे एक यहाँ पे एक वेसल रखा है जो कि उसमें फिक्स है, हम लोग उसे हिला नहीं सकते गाइस। तो गाइस, व्हेन एन ऑब्जेक्ट change its position with respect to a fixed reference point with the time is known as मोशन। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट की टाइम के साथ एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट के साथ चलता है तो उसे कहा जाता है कि वो स्टेट ऑफ मोशन में गाइस। तो इसमें गाइस ये जो वेसल है ये फिक्स्ड है, ये बॉक्स स्टेशनरी है, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। अब टाइम बढ़ेगा और हम लोग इसको प्रेशर करेंगे तो ये हिलेगा, जाएगा जाएगा जाएगा। फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये हिलेगा। अब उसी का अपोजिट होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। When a body does not change its position with respect to a fixed reference point in its surrounding with the time, then it is said that that object is in state of rest। तो गाइस, मोशन और रेस्ट दो रिलेटिव टर्म्स हैं। मोशन और रेस्ट मतलब आपको मैंने बताया ही अभी अभी कि जब भी कोई चीज एक फिक्स चीज रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? रेफरेंस पॉइंट, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हमें एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट स्पेसिफाई करना होता है, जिसे हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो उसे हम ओरिजिन भी कह सकते हैं। तो ये जो, और वो अगर टाइम के साथ चेंज हो, टाइम तो आपको पता है टाइम बढ़ता रहता है हर सेकंड, तो टाइम के साथ होगा तो मोशन में, अगर नहीं हुआ तो वो रेस्ट पे है। अब मोशन और रेस्ट होते हैं ये वो होते हैं रिलेटिव टर्म्स होते हैं। कैसे होते हैं? देखिए, जैसे हमारी अर्थ है। समझिए, हम लोग यहाँ पे ऐसे इंडिया पे रहते हैं, ये श्रीलंका भाई अपने छोटे से इंडिया में रहते हैं, या हम लोग लखनऊ वासी हैं और यहाँ हमने एक बॉल रखी। ठीक है, बॉल रखी। अब बॉल, जैसे ये मैंने पेन रख ली, ठीक है, ये पेन मैंने रख दी है। अब मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे है। हाँ भाई, ये स्टेट ऑफ रेस्ट पे। अब हम लोग जब स्पेस में जाएंगे, स्पेस से जब हम लोग देखेंगे तो हमारा जो अर्थ है वो धीरे धीरे मूव कर रहा होगा। अब हम लोग स्पेस से ऐसा भी नहीं देख रहे होंगे कि यार ऐसे ऐसे भाई 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 गोल गोल घूम रहा है, पर धीरे धीरे अगर हम लोग एकदम, हमारी अच्छी ऑब्जर्वेशन होगी तो हम लोग ये देख सकते हैं कि जो इंडिया यहाँ था वो 24 घंटे बाद, अगर वो इंडिया यहाँ था 24 घंटे बाद वो यहाँ होगा। ये हम लोग देख सकते हैं, अर्थ ऐसे ऐसे रोटेशन करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये वो है। और उसी प्रकार जैसे बॉल रख दी तो बॉल हमारे अकॉर्डिंग तो स्टेशनरी है, पर अगर हम लोग बाहर से देखेंगे तो वो मोशन में गाइस। अब गाइस इसके अलावा हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं बस का। बस में यात्री सफर कर रहे हैं। अब उतनी बढ़िया बस नहीं बनेगी गाइस, जानता हूँ, पर समझिए बस है और बस में यात्री सफर कर रहे हैं। तो हम लोग को लगेगा, जो बाहर लोग हैं फुटपाथ पे, फुटपाथ पे जो लोग हैं वो लोग क्या देखेंगे? हाँ, ये बंदा बस जा रही है, ये भी जा रहा है। पर हमारे अकॉर्डिंग तो हम लोग बैठे हुए हैं बस पे, बस मोशन में है, और उसे लग रहा है हाँ हाँ, ये लोग भी जा रहे हैं। तो गाइस ये मोशन ऐसी होती हैं जो कि कॉम्प्लेक्स होती हैं। अगर देखा जाए तो रेस्ट इज अ टाइप ऑफ रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब मोशन भी रहेगा और रेस्ट भी रहेगा। तो बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे मैंने अभी दिया आपको अर्थ का, बस का। अब मोशन जब हुआ तो मोशन के साथ एक और नया टर्म आता है। अब वो स्टार्ट करने से पहले चलो पहले यही समझिए कि मोशन के बाद हम लोग किन चीज, मोशन में हमें टाइम पता चल गया, रेफरेंस पॉइंट भी पता चल गया कि वी, in order to describe the position of an object, we have to specify what? We have to specify the fixed position that we know called reference point। अब इस 9th में हम लोग पढ़ेंगे टू टाइप्स के मोशन। अब वन टाइप, पहला टाइप ऑफ मोशन है मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, और दूसरा है यूनिफॉर्म सर्कुलेटरी मोशन
मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन शायद इस पार्ट में आ जाएगा, और सर्कुलर मोशन शायद अगले में आएगा, ठीक है, अगले पार्ट में। ये बड़ा चैप्टर 2 पार्ट में करूँगा। तो अब मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हमें करना पड़ेगा क्या, एक टर्म के बारे में जिसे हम कहते हैं, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ that is covered by an object, ठीक है। अब डिस्टेंस मतलब होता है, डिस्टेंस मतलब नॉर्मल है कि एक बंदा ए पे था, फिर बी पे आया, समझे 3 मीटर थी, और फिर वापस ए पे आया, तो उसकी डिस्टेंस होगी 6 मीटर। हम आपको समझ में तो आ रहा है ना मोशन वगैरह? अरे भाई देखो, सिंपल ले लो, मोशन होता है मूवमेंट। मूवमेंट जो कि एक फिक्स पॉइंट के आधार पे हो, फिक्स टाइम पे हो, रेगुलर टाइम पे हो, उसे हम कहेंगे मोशन, और लेफ्ट उसी का अपोजिट जो कि फिक्स टाइम पे ना हो। अब डिस्टेंस का हो गया टोटल पाथ लेंथ दैट इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। टोटल यहाँ से यहाँ 3 मीटर हुआ, वापस आया 6 मीटर हो गया, ठीक है, 6 मीटर हुआ, तो इसकी डिस्टेंस हुई 6 मीटर। अब इसी में आता है एक नया टर्म, डिस्प्लेसमेंट। अब टोटल याद रखना है, इसमें मतलब जितना तुम किए, चाहे वापस उसी जगह पे क्यों नहीं आ गए, पर उसमें होगा कि हाँ भाई तुमने इतना चला तो है, तो वो होगा डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। अब इनिशियल पोजीशन वो होती है जहाँ से शुरू किया, और फाइनल पोजीशन जहाँ ख़त्म किया। अब ऊपर वाले में आप देख सकते हैं कि जो ए बी है, उसमें ए से शुरू हुआ 3 मीटर, वापस आ गया 6 मीटर, डिस्टेंस 6 मीटर हो गई, पर डिस्प्लेसमेंट इसमें जीरो होगा। जीरो कैसे हुआ? क्योंकि ए ही से शुरू हुआ, ए पे वापस आ गया, तो उस डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। तो यही फर्क है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। इसमें जैसे एक और एग्जांपल ले लो, ये ए है, ये बी है, इसके बीच का है 3 मीटर, और ये सी है, ये होगा 4 मीटर, ठीक है। टोटल बंदे ने कितना चला? बंदे ने चला 7 मीटर, तो डिस्टेंस है वो 7 मीटर हो जाएगी। पर जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें, डिस्प्लेसमेंट होगी ये, अब ये कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर होगी ये, तो डिस्प्लेसमेंट हमारी होगी 5 मीटर, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ। अब इसी के साथ दो, इसी के बीच में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, क्योंकि अगर हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए नेसेसरी होता है कि हम इसके बीच का डिफरेंस भी जल्दी से मेंशन करें। अब जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, एक डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब बहुत तो सोच रहे होंगे हाँ भाई डी डी है, दोनों एक ही होगा, पर जैसा कि मैंने बताया, पहले में आप इनकी वही डेफिनेशन नोट कर दोगे। पहला पॉइंट, तो द टोटल पाथ लेंथ दैट इज कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, द लेंथ ऑफ द टोटल लेंथ, टोटल लिखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, द टोटल लेंथ ऑफ पाथ that is covered by an object, ये हो गया क्या? डिस्टेंस हो गई। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? डिस्प्लेसमेंट हो गई द शॉर्टेस्ट पाथ, द शॉर्टेस्ट सबसे कम,
जितना कम हो सके, पाथ बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड initial the shortest path between final position and initial position of an object is called displacement। ठीक है, अब पहला डिफरेंस तो क्लियर हो गया भाई। हाँ, आशा करता हूँ क्लियर होगा। अब जो एकदम से पढ़े नहीं है वो तो आप देखेंगे तब थोड़ा बहुत समस्या होगी, पर वो भी मैंने इसलिए इतना इजी बताया कि आप कर सकते हैं। अब दूसरा होगा, इट इज स्केलर क्वांटिटी। अब भाई कई लोग तो स्केलर क्वांटिटी सुनते ही एकदम बेहोश, भाई ये क्या बोल दिया इसने, कहाँ से इतनी अच्छी इंग्लिश प्रयोग कर रहा है। तो भाई अब मैं आपको बताता हूँ स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। ये होती है वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी सुन के कई लोग को पता ही नहीं होगा ये होता क्या है। तो स्केलर क्या होता है गाइस? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब हो। मतलब जो क्वांटिटी होती है उसे दो चीजों से मतलब होता है, एक मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड होती है न्यूमेरिकल वैल्यू जो कि रिप्रेजेंट करती है डिस्टेंस और बाकी यानी किसी चीज को। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उससे भाई दोनों से मतलब होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ, बंदे ने यहाँ पे आया, यहाँ अपनी डायरेक्शन चेंज की तो उसके बीच की डिस्टेंस ये होगी। तो इसीलिए हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। उससे इससे भी मतलब है कि हाँ भाई उसने डायरेक्शन चेंज कर ली, हम इतना घूम के जाएंगे, इससे अच्छा सीधे जाए। ठीक है। और हमारी डिस्टेंस का क्या था, उसने कहा भाई हम सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रखते हैं, 3 मीटर इधर था, 4 मीटर इधर था, हम तो इसी से जाएंगे। पर डिस्प्लेसमेंट ने कहा नहीं, हम तो यहाँ से जाएंगे। तो यही हुआ है। ये होगी स्केलर जहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड, हाँ ये 3 मीटर है, 4 मीटर, टोटल हो गया 7 मीटर। और यहाँ हो गया कि यहाँ शॉर्टेस्ट पाथ हमें चाहिए, हमें डायरेक्शन से भी मतलब है भाई, तो ये होगा 5 मीटर। अब ये तो आपने देख लिया भाई। हाँ, अब डिस्टेंस is always greater than, ये हमेशा ज्यादा होगा भाई डिस्प्लेसमेंट से। अगर ऑब्जेक्ट चला तो जो डिस्प्लेसमेंट है उसे वो हमेशा ज्यादा होगा या फिर इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के, पर कभी कम नहीं होगा उससे। बल्कि जो हमारे डिस्प्लेसमेंट है ये हमेशा तो कम रहेंगे या बराबर रहेंगे। स्मॉलर और इक्वल टू डिस्टेंस। अब जो आखिरी है वो सुन लो, इट कैन बी, ये डिस्टेंस है, इट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ये हमेशा भाई पॉजिटिव रहेगी। और ये होती है इट कैन बी जीरो, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। अब नेगेटिव कहाँ हो गई, ये यहाँ से चला भाई, 3 मीटर चला यहाँ से, 3 मीटर वापस आया, डिस्टेंस 6 मीटर हो गई। पर अगर यहाँ से चला और यहाँ चला गया तब हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो निगेटिव आएगी। अब इसी से हमारे दो टर्म्स और राइज होते हैं, डिस्टेंस से और डिस्प्लेसमेंट से, जिन्हें हम कहते हैं स्पीड और वेलोसिटी।
अब स्पीड और वेलोसिटी का वही सेम दस्तूर है। वेलोसिटी इज द स्पीड विद डायरेक्शन, मतलब वेलोसिटी इज द स्पीड इन एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो मतलब यही है इसका सेम टू सेम यही सिस्टम है, बस डिस्प्लेसमेंट जहां होगा वहां वेलोसिटी होगी और डिस्टेंस होगा वहां स्पीड होगी। अब कैसे? स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमने बचपन से पढ़ना है भाई। अब जिसने नहीं पढ़ा वो पता नहीं कैसे नहीं में पहुंच गया भाई। अब इतना तो मैं ही बता दूं। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड हमारी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, बल्कि जो वेलोसिटी होती है हमारी, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये हो गई हमारी स्केलर क्वांटिटी। हाँ भाई, डिस्टेंस से मतलब रखती है, इसको कहाँ मैग्नीट्यूड और उसका वो फर्क है। अब भाई जिसे याद है स्केलर क्वांटिटी, अभी 2 ही मिनट पहले पढ़ा है तो देख लेना रिवाइव करके फिर से। और ये वेक्टर क्वांटिटी भाई अपनी, भाई सेम है भाई, सब सेम है। ये डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गई, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। अब ज्यादा इसमें नहीं दिमाग घुसेंगे। अब इसके बाद आती है एक और, अब उसमें लग गया यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म का तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। यूनिफॉर्म स्पीड, मोशन, वेलोसिटी सब एक है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, मतलब उसने बराबर डिस्टेंस की बराबर टाइम में, तो वो होगी हमारी यूनिफॉर्म मोशन। और अगर यूनिफॉर्म स्पीड होगी तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होगी? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड दैट ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और इसी का होगा स्पीड का भी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर unequal distance in equal interval of time or equal distance in unequal interval of time then it is said that the object is moving with नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब वेलोसिटी का है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड दैट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। गाइस आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा वेलोसिटी मतलब। और अगर आपको समझ में आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। इसका सेकंड पार्ट है वो परसों तक आएगा गाइस। और अब मैं कोशिश करूंगा लगातार यूट्यूब पे बना रहा हूँ। आप जल्दी से जल्दी 1K सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए, तो 1K पे हम लोग पहली लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे। और हमारा प्रयास यही रहेगा कि मार्च से पहले आप लोग के सारे टॉपिक क्लियर हो जाएं ताकि आप एग्जाम में गुड स्कोर कर पाए। थैंक यू, बाय बाय। और जिसने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, वो क्या कर रहे हो भाई, कर दो हैं। ठीक है, बाय।